लगाइए हेडिंग आज की, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ऐसे बोल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक डिफरेंट टाइप की, एक स्पेशल टाइप की रेडिएशंस है, जिसमें नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और साथ ही साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब ऐसी रेडिएशन जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होगी और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। सर क्या किया उसने एक रेडिएशन ली, देखो उसको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसने पता लगाया। हमेशा डिस्कवरीज कैसे होती है, सडन। वो किसी रेडिएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहा था, तो कोई रेडिएशन उसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करी तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इधर है। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक दूसरे के परपेंडिकुलर। भाई अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड में एन और एस, और इसके इधर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस और क्या देखा उसने, देखा देखो तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोई भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो सिर्फ, और यहां मैं क्या लिख देता हूं, बेटा समझ में आएगा ये क्या लिखा है मैंने। ये एक्चुअली ये डायरेक्शन तो कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्री डी यही होता है ना, 3 डायमेंशनल, ऐसे लो 3D डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, वही थंब रूल वही वाला, सेम सेम सेम। यहां पर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। और जब उसने इस एनवायरनमेंट से रेडिएशन को क्या करा, पास करा, तो उसको रेडिएशन वेव लाइक दिखाई दी। इन रेडिएशंस को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन पता चला, ये होता है ना पैरेलल का साइन, 2 लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब उसने इस तरह से किसी रेडिएशन को रखा तो उसने रेडिएशन, देखो वेव लाइक स्ट्रक्चर, ये वेव देखी उसने, इन्हें बोला वेव थ्योरी, या वेव थ्योरी के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाई। पहले ये रेडिएशंस थी, अब इन्हें क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब उसने ये कंफर्म किया कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इनमें कौन सा नेचर होता है, वेव का नेचर। अब वेव की क्या क्या खासियत होती है, वेव के अंदर क्या क्या बातें आती है, हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन होती है, तो पहली लिखी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर क्या होते हैं, या इन लिख दो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, लिखो बेटा ये हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
perpendicular to each other. Each other. दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, इसने जो जो एक्सपेरिमेंट किए उसी को ये बात कर रहा है। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब देखो यहां पे समझना, ये वो रेडिएशंस थी जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी तरह की कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना, ये दिमाग में आपको रखनी ज़रूरी है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। क्या बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कोई कहे बेटा वेव कितने तरह की होती है, वैसे ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, फिर भी सिंपल सा आप दिमाग में रखना, इसको अलग से आप रखना, फिर इसको मैं भी हटा दूंगा। वेव जो होती है वो दो तरह की होती है, मतलब होती नहीं है, माना है वेव को दो तरह की माना। एक होती है बेटा मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किन्हें बोलते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव किन्हें बोलते हैं, ये सब ये फिजिक्स के टर्म्स है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। लेना देना तो आ ही जाता है, बट ये वर्ड कम यूज होते हैं। मैकेनिकल वेव जो होती है बेटा, उनको किसी भी रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, तो दे रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या कहलाएंगे, साउंड वेव्स। साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव का, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव्स जो होती है वो सॉलिड में सबसे बेस्ट, फिर लिक्विड में और फिर गैस में ट्रेवल होती है। पता है ये सब चीजें, नहीं पता है 10th की बात है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना, नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितनी भी होती है सारी की सारी बेटा कैसी होती है, नॉन मैकेनिकल होती है, मतलब इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इन फीचर्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्हें हम लोग क्लासीफाई मतलब इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हम नाम लेंगे अभी जस्ट, वो सभी अगर एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो किन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, उनकी वेवलेंथ अलग होगी, किसी का वेव नंबर, किसी की फ्रीक्वेंसी, किसी की इंटेंसिटी, किसी का एम्पलीट्यूड, ये कुछ अलग। अब सबसे पहले तो ये पता करना कि ये होते क्या है भाई। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इनकी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना पड़ेगा कि ये चीजें होती क्या है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले ये लिखने के बाद में थोड़ा सा ये डायग्राम बना लो, सिंपल सिंपल सा, अभी आपको जरूरत नहीं है तो मैं कुछ बातें बता देता हूं। देखो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उसमें जो पार्टिकल्स की जो ट्रैवलिंग होगी वो किस तरह से होगी, पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके, देखना ध्यान से, अगर ये रेडिएशन जा रही है तो एक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रही है, तो क्या साथ ही साथ दूसरी रेडिएशन इस तरह से भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से इफेक्ट होती है। वापस देखे ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसमें दो तरह की ट्रेवलिंग नजर आ रही है। एक तो आ रही है अलोंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड,
और एक आ रही है अलोंग विथ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में। अब ये वाली तो आपको दिख जाती है, आराम से बोर्ड पे भी बना लूंगा। ये वाली देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 3D में। क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं? समझने के लिए लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बोर्ड कैसा है, 2D। तो 2D पे 3D डायग्राम बनाना मुश्किल है, पर फिर भी आप एक बार के लिए अंदाज लगा सकते हैं कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक वाली लाइंस, तो ये जो रेडिश लाइन आपने बनाई है वो क्या होगी, प्लेन के ऊपर चलने वाली या अलोंग विथ इस एक्सिस पे चलने वाली रेडिएशंस है। इज इट क्लियर? सुनना, जो ये प्लेन के किसी एक को पकड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं तो किसी एक की चलेगी, दोनों है तो एक ही, तो मैं ऊपर नीचे वाले को बढ़िया मानता हूं ताकि वो दिखने में अच्छा रहेगा। तो जो हम याद रखना कि आपका जो डायरेक्शन है या जो आपका प्लेन है, ये इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे चल रहे हैं। तो जो प्लेन के ऊपर वाले हैं उनको बोला जाता है क्रिस्ट, और प्लेन के नीचे वाले को बोला जाता है थ्रोज, THROUGH। इनको गड्ढे बोल सकते हो आप एक तरह से, ये गड्ढे हैं, ये पीक्स है, क्रिस्ट एंड थ्रोज। बोलो, समझ में आ जाएगा? नाम देने हैं अपने को, और कुछ नहीं करना है। क्रिस्ट एंड थ्रोज, समझ गए? और देखिए, याद रखना, ये जो प्लेन है, इस प्लेन की सरफेस से जो हाइट है, इस हाइट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड ए। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड ए। ए एम्पलीट्यूड जो हमने वहां लिखा था ना, वही वाला। और सुनो, ये भी क्रिस्ट है, ये भी क्रिस्ट है, ये सारे अपर्स क्या है, क्रिस्ट है। याद रखना, अभी सब डेफिनेशन में लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर एक बार के लिए डायग्राम में क्या क्या समझ सकते हो। दो क्रिस्ट, चाहे ये वाले दो थ्रोज ले लो, दो क्रिस्ट या दो थ्रोज के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लैम्डा। इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA। तो बी तो साइलेंट रहता है, तो लैम्डा बोल देते हैं इसको। ये क्या है, वेव लेंथ। ये क्या बोली जाती है बेटा, वेव लेंथ। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वेव लेंथ किसे बोलते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन टू क्रिस्ट एंड और थ्रू टू थ्रोज। बोलो, बात समझ में आई? एक पॉइंट और लिखिए, द एनर्जी एमिटेड। मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स of radiations or wave is called radiant energy। ये वाली वर्ड जो है ना, ये कई बार काम में आती, इसको नोट लगा के भी लिख सकते हो। ये नोट लगा के लिख देना, अगर कभी कभार कोई ऐसा वर्ड सुनने में आए तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है। बोलो, बात समझ में आई? किसी भी रेडिएशन से जो एनर्जी एमिट होती है, तो रेडिएशन की एनर्जी को क्या नाम दे दिया, रेडिएंट एनर्जी। समझ में आई बात? बड़ी सिंपल है। ये कल को कभी ऐसा वर्ड आ गया तो आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, सर इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है? तो हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक सेट है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? एक तरह का सेट। ठीक है, यहां किसको लेते हैं हम लोग, विजिबल को। किसको लेते हैं, विजिबल। अब देखो जरा, विजिबल के इधर कौन होगा, बोलो, कल बताया था, IR या UV? यहाँ पर माइक्रो, माइक्रो के बाद में
रेडियो, माइक्रो रेडियो, रेडियो के बाद में फार रेडियो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। यूवी के इधर कौन आएगा? एक्सरेज, एक्सरे के इधर अल्फा नहीं, गामा, गामा के बाद में बस। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ तक का खेल सारा खत्म। ये यूवीज। फिर हमने कल यहाँ पर लैम्डा की बात करी थी और यहाँ मैंने म्यू की बात करी थी। क्या देख रहे थे? यहाँ से यहाँ लैम्डा क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। लैम्डा डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, इधर से इधर देखो तो इंक्रीज हो रहा था। ये देख लो आप, लैम्डा क्या हो रहा था? इंक्रीज। लैम्डा क्या होती है? वेव लेंथ। ये अभी आज हम करने वाले हैं। ठीक है। ऊपर क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगी? डिक्रीज। अरे कल यही बताया था ना कि गलत लिख रहे हो आप? सही है। देखो, वैल्यू याद हो तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, बट एटलीस्ट वैल्यू नहीं तो आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमने विजिबल रीजन को ही वापस ब्रॉडली डिवाइड किया था। जब हम विजिबल रीजन को अगेन देखते हैं, ये होता है हमारा विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर हम लोगों को ये कुछ दिखाई देता है। यहां से हमने देखो 400 से 750 नैनोमीटर लिया था। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई? और फिर कुछ वैल्यूज यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में लिखे भी थे। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया था, पता चल गया था। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई थी, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई थी, वो अभी आज समझ लेंगे। सबसे पहले नाम समझ में आ गया। अब कोई मुझे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन गामा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहां से यहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। लेकिन यहां लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। यहां लैम्डा क्या होगा? यहां म्यू क्या होगा? बोलो बात समझ में आ रही है? तो आपके पास में 2-4 बातें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम लैम्डा, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है? रेडियो या फार रेडियो? दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। रेडियो लिखो, कई बार रेडियो लिखा हुआ आ जाए या कई बार फार रेडियो लिखा हुआ आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मिनिमम लैम्डा। मिनिमम लैम्डा किसका है? गामा रेस। अब देखो, आपको ज्यादा याद नहीं करना, ये 2 बातें याद करनी है, क्योंकि आपको ये पता है कि जिसकी लैम्डा मैक्सिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम होगी। और जिसकी लैम्डा मिनिमम है उसकी म्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो जिसकी लैम्डा मैक्सिमम है उसकी म्यू, और म्यू किसकी मिनिमम है? वही वापस रेडियो या फार रेडियो। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट बेटा आ जाते हैं, अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस भी करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में मैक्सिमम म्यू किसकी होगी? गामा रेज। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब कई बार अगर मान लो आपको विजिबल रेडिएशन के बारे में पूछ ले कि विजिबल रेडिएशन का जो है वो क्या रहेगा, मतलब रेंज क्या रहेगी, तो देखो वैसे तो विजिबल रेडिएशन नैनोमीटर में तो 400 से 750 हम बोल देते हैं। वैसे जनरली हम इसको मतलब 12 और 16 के बीच में मानते हैं। मतलब ऑलमोस्ट विजिबल रीजन का विजिबल रीजन का जो एरिया होता है वो 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर 16 के बीच का होता है, इन बिटवीन होता है। ठीक है ना। वो भी क्या आपका, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो भी सेकंड में, सेकंड इनवर्स, इसका यूनिट क्या होता है अभी आपको बता देंगे। ऑलमोस्ट आप क्या मान सकते हो, 10 टू द पावर 14 के अराउंड विजिबल रीजन जो है वो 10 टू द पावर 14 के अराउंड रहता है। यही अगर आपको कोई बोल दे इसका लैम्डा का रेंज क्या होगा, तो देखो बेटा लैम्डा का रेंज यहाँ पे आप मान लेना 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -8 के बीच में, -8 और
4 के बीच में, तो वो ऑलमोस्ट कितना हुआ, -6 के अराउंड लैम्डा मीटर में। अभी आपको मैं मीटर और नैनोमीटर का रिलेशन भी बताने वाला हूं, तो आप चिंता ना करें। आपको किस में बताया था, सेंटीमीटर में। उस दिन वो कल वाली जो आपकी थी बुक में देखना, तो बेटा बुक में सेंटीमीटर था कि मीटर था? ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है एक्चुअली। सेंटीमीटर सही कर देना, ये मीटर है। अगर कल वाले डायग्राम में अगर ये सेंटीमीटर था तो इसको सही कर देना, ये मीटर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सेकंड इनवर्स, वो हर्ट्ज एक ही बात है। सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज एक ही होता है, उसकी चिंता ना करें। तो वो तो गलत नहीं है। यहाँ हो सकता है अपन ने जल्दबाजी में मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल समझ में आए, ये भी अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस है। विजिबल रीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा रीजन है, कहाँ से कहाँ तक होता है। अब विजिबल रीजन के अंदर वापस चलते हैं। अब मैक्सिमम लैम्डा रेड, तो मिनिमम लैम्डा वायलेट, है ना। अब आते हैं मैक्सिमम म्यू और मिनिमम म्यू, उल्टा हो जाएगा। जिसकी लैम्डा मैक्सिमम है उसकी म्यू क्या हो गई, मिनिमम, और जिसकी म्यू मिनिमम है उसकी लैम्डा क्या हो गई, मैक्सिमम। तो उल्टा चलेगा, ये हो गया वायलेट। बोलो बात समझ में आई? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे देख लो यहाँ पे। अब जैसे ये लैम्डा, आप यहाँ से क्या क्या कह सकते हो कि लैम्डा इंक्रीज हो रही है, लेकिन म्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। इसकी लैम्डा मैक्सिमम लेकिन म्यू मिनिमम। यहाँ पर लैम्डा मिनिमम लेकिन म्यू मैक्सिमम। बोलो सवाल समझ में आ रहा है? देखो गामा के आगे अगर आपको कभी लगे तो ये भी शब्द याद रखना, कॉस्मिक, वहाँ पे भी ऐड कर देना, यहाँ पे भी ऐड कर देना। हालांकि हमारे एनसीईआरटी में गामा तक ही दे रखा है, पर अगर कॉस्मिक लिख लेते हैं तो गलत नहीं है। मतलब कॉस्मिक नाम की भी रेडिएशंस होती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल सकते हैं। ये होती क्या है क्या नहीं होती वो हमें समय के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। बोलो क्लियर है? ये सारा का सारा थ्योरेटिकल है, मतलब सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल अभी हम जब जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे, तो ये सब याद ही रखना है। क्वेश्चन लिखो एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपको 4 ऑर्डर दिए जा रहे हैं और आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखो हाँ, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना है। हाँ, सवाल डिस्कस नहीं, खुद से देखो खुद को याद है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि फिर एक दूसरे को पूछो ना ना ये सही है, ना ना ये सही है, फिर ऐसे करोगे तो फिर तो मामला फेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखें, इट इज नंबर ऑफ waves passing through a point
इन या पॉइंट पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड बोलो, पर सेकेंड बोलो, एक ही बात है। देखो हम लोगों के पास जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग बनाते हैं, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो यहां से, अब इस एक पॉइंट से पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। वेव क्या होता है तो देखना, अ कंप्लीट वेव इज कंसिस्ट ऑफ 1 क्रिस्ट एंड 1 थ्रो। मतलब पूरी वेव क्या मानी जाएगी? ये एक पूरी वेव है, एक क्रिस्ट और एक थ्रोज मिला के ये पूरी एक वेव है। तो ये पूरी वेव एक सेकेंड में यहां से कितनी वेव्स ऐसी ऐसी निकलती है, उन्हें क्या बोला जाएगा? वेव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होगा बेटा? इसको बेटा बोलते हैं न्यू। प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूं साथ साथ। न्यू, न्यू होता है, एक होता है म्यू, ये होता है म्यू है बेटा? नहीं नहीं, कहाँ होता है एटॉमिक मास? म्यू वो नहीं रे, अरे वो नहीं, वो नहीं। AMU और न्यू और म्यू में बहुत अंतर है। ना 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 ना, ये तो प्रोनाउंसिएशन है, आपको बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, बोलना ऐसे है ना, ये चीज ही अलग है बिल्कुल। ये माइक्रो के लिए यूज होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट में भी आएगा। आप आ रहा हूं यूनिट, आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी तो चल रही है, सिंबल है ये, सिंबल और यूनिट में अंतर है। लैम्बडा क्या है? सिंबल। यूनिट क्या है? नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, यूं। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, यूनिट। अब देखो आपने क्या कहा कि नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से कितनी पास हो रही है पर सेकेंड, उसे तुमने क्या नाम दिया? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसको सीपीएस से दिखाया जाता था। सीपीएस क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। जो मैंने कहा ना, ये एक साइकिल मानी जाएगी, ये कंप्लीट एक साइकिल है। एक क्रिस्ट और एक थ्रू को मिलाकर क्या बनती है? एक साइकिल। फिर धीरे धीरे इसको सीपीएस ना बोलकर क्या बोला गया? हर्ट्ज बोला गया। हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज बोला गया, और हर्ट्ज को ही हम क्या लिखते हैं? सेकंड इनवर्स। क्योंकि देखो कितनी साइकिल है, उसका तो कोई सिंबल हो नहीं सकता। तो मैं साइकिल कितनी है, तो 4 या 5 या 7, तो मैं क्या लिखूंगा? 7 पर सेकेंड। पहले तो बोला 7 साइकिल पर सेकेंड। अब साइकिल साइकिल बार बार बोलना अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा 7 सेकेंड इनवर्स। जैसे ही आपको कोई कहे कि न्यू की वैल्यू 7 सेकेंड इनवर्स है, इसका सीधा मतलब आ गया कि एक सेकेंड में टोटल 7 वेव्स किसी पॉइंट से पास हो रही है। या तो मैं इसको क्या बोलता? 7 हर्ट्ज, और जहां कहीं भी न्यूमेरिकल में हर्ट्ज आएगा वहां हम सेकेंड इनवर्स ही लिखेंगे। चलो दोनों ऑप्शन राइट है, बी और सी। कौन से ऑप्शन राइट है? बी और सी। अब ये जरूरी है आपको पता रखना। चलिए अब आप जरा देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हो आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लगा देना। हालांकि है तो डेफिनेशंस, लेकिन इनका काम बड़ा आगे आने वाला है। सबसे पहला, सबसे नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स में वो तो हमने वर्बली बोला था। देखो ये भी कैरेक्टर ही है। मैंने एक लाइन लिखाई दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड। तो मैं उन्हीं को डिटेल में बता रहा हूं। तो हम कैरेक्टर ही पढ़ रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले
वेव लेंथ। देखो लास्ट क्लास में वही डायग्राम बनाया था हमने, और मान लीजिए मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये क्या क्या बोला था इनको, क्रिस्ट, ये क्या था, थ्रो या थ्रू, कुछ भी बोलते हैं इसको, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आते हैं, हमें प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है। क्या मैं कह सकता हूं कि दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लैम्डा, वेवलेंथ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जरा। देखो वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस in between two crest or two throws। दो क्रिस्ट या दो थ्रोज के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है, थ्रोज। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका डिनोशन क्या है, सिंबल होता है लैम्बडा। देखो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी पता, लैम्बडा, बी आता है इसमें, हालांकि हम बोलचाल की भाषा में थोड़ा 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 आगे आके लैम्बडा लैम्बडा बोल देते हैं, पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई बी नाम की कोई चीज में है। अब आती है इसकी यूनिट्स। अब देखो बेटा, सिंस ये कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसकी क्या होगी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, यही होगी। लेकिन ये किसकी डिस्टेंस है, एक रेडिएशंस की डिस्टेंस है, और एक रेडिएशन की डिस्टेंस बहुत माइन्यूट होती है, तो इसके लिए हम लोग अक्सर छोटी यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं, लाइक नैनोमीटर, पिकोमीटर, सुना है कभी, माइक्रोमीटर, है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, एक और वर्ड आता है एंगस्ट्रम, नाम सुना है कभी, एंगस्ट्रम। तो आप क्या करना, रुको एक मिनट, आप इनको सबको कॉमा लगा लगा के लिखो, फिर मैं इनकी वैल्यू लिखाऊंगा, या ऑब्लिक लगा लगा के लिखो। इनमें से किसी भी तरीके से इसको समझाया जा सकता है। डेसीमीटर आ सकता है ना, फर्मी आ सकता है, ये सब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। फर्मी आ सकता है, डेसीमीटर आ सकता है, डेसीमीटर भी लिख दो चलो। जितनी भी लेंथ की यूनिट्स होती है उन्हें हम सब इसमें रख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब इनका जरा थोड़ा देख लो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ठीक है, बताओ 1 mm कितना होगा, 10⁻3 माइनस 3, 10⁻3 मीटर। बेटा ये बेसिक बातें हैं, ये आनी ही चाहिए आपको। ठीक है, mm के बाद में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 एंगस्ट्रम। चलो बताओ, आप कह रहे थे ना उनको आता है -10 मीटर। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप चाहें, क्योंकि अक्सर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके, ये यहाँ पर इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो सेंटीमीटर और मीटर दोनों पता होने चाहिए एंगस्ट्रम में। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर। बताइए जल्दी से, सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये याद रखना, बड़े काम की चीज़ है ये, और अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, हल्के में ना लें इसको। अब यही हर्ट्ज कई बार क्या बन जाता है, मेगा हर्ट्ज हो सकता है, मेगा हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है, अब गीगा कौन है यहाँ पे, गीगा हर्ट्ज। तो आपको यहाँ पे मीगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज,
ये सब हो सकते हैं। करना क्या है, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, मेगा तेरा मतलब यही होता है, ठीक है। तो आज से इसको तो याद हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही लिखा हुआ है कि मेगा हर्ट्ज, तो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में कितना आएगा 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। तो बस ऐसे ध्यान में रखना है कि किसका मतलब क्या होता है। बोलो क्लियर है। अब इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कई सारे सवाल तुमसे नहीं होंगे। वो ये सिंपल सा रिलेशन है कि एनर्जी बाद में करेंगे, कि म्यू जो होता है, इधर देखो बेटा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि आप ये करके आए हो, सर हमें कैसे पता चला? अरे भाई आपने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए फ्रीक्वेंसी चेक करी, और उसी रेडिएशंस के लिए आपने लैम्डा भी चेक करा। तो इससे आपके पास में एक रिलेशन अपने आप बना कि भाई जो लैम्डा होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे रेडिएशंस का लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। समझ में आ जाएगा, इजी है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब सुनना ध्यान से, क्या मतलब, आपको दो चार बातें और ध्यान रखनी। जैसे ये तो आपने बोल दिया कि न्यू इज इक्वल टू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। एक और रिलेशन आपको इसी का ध्यान रखना है, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या हम न्यू की जगह पे C बाई लैम्डा लिख सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू, या लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं? अच्छा, यहीं पर ये रिलेशन बन जाएगा जब ये ओपन हो जाएगा C बाई लैम्डा। अब क्योंकि C एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये मैंने ना, ये वाला मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारी बुक में इससे रिलेशन निकाल के बताया हुआ है कि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा या C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। मतलब पता है क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल आता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। तो अब यहां पर देखो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा हो गया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ओपन करा है। देखो क्या है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी समझते हो? अरे अभी मैंने आपको बताया ना, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो मैंने E इज इक्वल टू क्या लिखा, तो H क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। उसी तरह से यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको ओपन किया तो क्या आया, तो वो ऊपर ही तो आएगा, नीचे थोड़ी आएगा। तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, या ये इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, या आप कोई एक याद रख लो, कोई एक याद रख लो। आप यहां से ही दिमाग लगाओ, न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको ओपन करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर, अब देखो वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, न्यू पे क्या लगेगी, बार, तो उसे क्या बोलेंगे, वेव नंबर। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। वैसे कई बार आपको प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कि अगर 1 सेंटीमीटर का कोई एरिया ले लूं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, पास होने वाली नहीं, जितनी है उतनी एरिया में। देखो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड कितनी वेव्स पास हो रही है, वो हो गया फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर है कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया से कितनी वेव्स इसमें पड़ी है, इस एरिया में
कितनी वेव्स पड़ी है या ये पास हो रही है। वहां पर एरिया बात करेंगे तो वेव नंबर, पर सेकंड पास होने वाली रेडिएशन की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? अभी और समझते हैं, रुकना ध्यान से। म्यू बार जो होता है, ये रिलेशन याद रखना, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेडिएशन हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ है बेटा, हाँ इक्वल टू ही होगा। यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं लगाते, मतलब वो बोलना अलग बात है, कैलकुलेशन में अलग बात है। बोलने का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो रिलेशन तो वही हुआ, पर यहां पर इक्वल नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिखता तो मुझे कांस्टेंट देना पड़ता, जो कि नहीं होता। अब समझना इस बात को। रेडिएशन हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ विल हैव हायर वेव नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है, इधर देखना ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास ये रेडिएशन है और इसमें मुझे ये इतनी सारी वेव्स है, तो देखो इस वेव का ये क्या हो गया, वेवलेंथ। ठीक है, एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और मान लीजिए मैंने लैम्डा बोल दिया है आपका 2 नैनोमीटर सपोज, और ये जो है ये मैंने एक यूनिट लेंथ ले ली, एक फिक्स कर दी लेंथ। ये कोई ना कोई लेंथ होगी, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ तो है ये मैंने फिक्स कर दिया। अब एक बात बताओ, जिसकी लैम्डा 2 नैनोमीटर है, सपोज ये 2 नैनोमीटर है या 10 नैनोमीटर है, तो उसकी टोटल वेव्स कितनी आ रही है। तो देखो सपोज करो यहां से यहां 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3, कितनी वेव्स है, 3 वेव्स पर मीटर पर सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकता हूं, 3 होगा, वेव्स नहीं लिखा हुआ आएगा। 3 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, 3 वेव्स 1 सेंटीमीटर के अंदर। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें से कोई एक ऐसी रेडिएशन पास करूं जिसकी वेवलेंथ है शॉर्ट, जिसकी वेवलेंथ है शॉर्ट, मतलब ये हुआ इसका मतलब यही हुआ ना, एक जहां वेवलेंथ जिसकी 10 नैनोमीटर थी, और मान लीजिए इस वेव की लैम्डा क्या है 1 नैनोमीटर, तो मुझे बताइए 1 नैनोमीटर की रेडिएशंस उस यूनिट लेंथ में ज्यादा होगी या 10 नैनोमीटर वाली रेडिएशंस ज्यादा होंगी, 1 वाली। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी पर यूनिट एरिया वेव नंबर, यही तो बोला है, यही तो बोला है। जितने वेवलेंथ कम होगी उतनी ही वेव नंबर ज्यादा होगी, यूनिट लेंथ है, इससे ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब अगर बड़ी वेवलेंथ, अगर सपोज करो अब इसमें ये वेवलेंथ है 50 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर की अगर होती तो मुश्किल से एक, या इसकी और इसकी मानो तो 2, आधा इसका और आधा इसका भी ले लूं तो 2। अब कहां इस यूनिट लेंथ में 2 है, यहां कहां यूनिट लेंथ में मान लो 10 या 12 है, और यहां कहां यूनिट लेंथ में 2 या 4 है। मतलब जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ी वैसे वैसे वेव नंबर क्या होगा, घटेगा, पर यूनिट एरिया घटेगा। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? तो वेव नंबर क्या होता है समझ में आया, कोई दिक्कत? तो वेव नंबर की यूनिट क्या होगी, अब देखो सुनो, जब ये लैम्डा का ऑपोजिट है तो लैम्डा क्या है, लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स एंड एक्सेट्रा। बोलो समझे बात को? तो यूनिट समझ में आई इसकी, इजी है ना, ये रिलेशन सारे याद रखने हैं। वैसे हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स ही रखते हैं क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में यूनिट लेंथ को क्या लिया जाएगा, पर कल को न्यूमेरिकल आ जाए और आपके लैम्डा मीटर में दे रखी है और ऑप्शन में भी मीटर इनवर्स आ जाए
तो कम से कम ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम तो फिर सेंटीमीटर देखेंगे, सारे ऑप्शन गलत है। मीटर तो दिया है, सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं है, क्योंकि लेंथ का ऑपोजिट है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डेफिनेशन है उसमें हम 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं, कई बार लिखा हुआ मिलता है। तो ये आपका हो गया वेव नंबर, वेव लेंथ। अब लिखो एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड भी बड़ा आसान है। जो आपकी वेव की क्रिस्ट की हाइट या थ्रूज की डेप्थ होती है, क्रिस्ट की हाइट या थ्रोज की डेप्थ, कुछ भी बोल लो, तो जो क्रिस्ट की हाइट होती है या थ्रोज की डेप्थ, उसे क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। लिखो जरा एक डेफिनेशन लिखे, इट इज द हाइट ऑफ द क्रिस्ट, इट इज द हाइट ऑफ द क्रिस्ट, height of the crest or the depth of the throw, it is the height of the crest or depth of the throws। अच्छा एक और चीज, कई बार इसको ना स्मॉल ए से भी लिखा जाए तो घबराना मत बेटा, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग लिखते हैं। एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना, स्मॉल ए है तो स्मॉल ए ही रखना है और कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही रखना, वो आप एक बार देख लेना। बाकी अगर कहीं मिल जाए किसी अलग बुक में तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर गलत है, नहीं है गलत, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया एम्पलीट्यूड। अच्छा क्योंकि ये हाइट है तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? लेंथ, कोई भी लेंथ। तो यूनिट सिंपली क्या हो सकती है? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर एक्सेट्रा। हाइट है तो कोई भी यूनिट ले सकते हो आप। अब आप नेक्स्ट लिखो इसमें वेलोसिटी। हालांकि एक ही बात है, तीसरा लिखे वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल सी, है बेटा? पांचवा था, मैंने वो ऊपर वाले को देख के कर दिया। वेलोसिटी स्मॉल सी लिखो, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। अब देखो समझना ये सब चीजें, ये 1 सेकेंड के चक्कर में तुम कंफ्यूज मत हो जाना। ये कहता है कि 1 सेकेंड में कोई वेव ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। मतलब आप घड़ी लेके बैठ जाओ, 1 सेकेंड में ये वेव यहां से शुरू हो रही है और 1 सेकेंड खत्म होते होते वो कहां तक पहुंची, कितने डिस्टेंस को इसने ट्रेवल। अब मान लीजिए 1 सेकेंड में इसने ऐसे 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 करके ये इतना ट्रेवल किया, आपने बंद कर दी उसको। अब 1 सेकेंड में उसने जितनी भी डिस्टेंस, और लीनियर डिस्टेंस, लीनियर का मतलब आप ऐसे ऐसे ना कर लेना कहीं। अब ऐसे अगर धागा लेके बैठ गए तो धागे को ऐसे ऐसे लेके मापेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। लीनियर डिस्टेंस का मीनिंग समझ में आया? ये पता नहीं वेव तो ये है, यहां से शुरू होंगे, फिर यहां से धागा उठा के ऐसे 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 करके मान लो ये तो 20 मीटर हो गई। जबकि हमको क्या देखनी है? लीनियर डिस्टेंस देखनी है। अब 1 सेकंड में यहां से यहां उसने अगर मान लीजिए 5 मीटर लिया, कितना लिया? तो मैं बोल दूंगा 5 मीटर पर सेकंड। लेना 1 सेकंड ही है, समझे? अब क्योंकि आपको पता है कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बोला था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एज सेम एज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या अब मुझे यहां पर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है? इनका हमेशा एक फिक्स वेलोसिटी रहता है, वो भी कौन सी वाली? स्पीड ऑफ लाइट की। तो अब नीचे यहां पे इसी के नीचे स्टार लगा के लिखेंगे एज
all electromagnetic radiations are traveled with speed of light, hence velocity of all EMRs will be equal to speed of light, that is C is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। चलिए भाई, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कंप्लीट होते हैं। ये सब की सब बातें आपको याद ही रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इन पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इनसे बहुत सारे दूसरे रिलेशंस बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।